क्लास सिक्स्थ। आज हम आपका नेक्स्ट पार्ट करते हैं लेसन नंबर 10 में तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। आप सबको पता है उस टाइम उड़ने वाले जहाज़ तो होते नहीं थे, तो पानी वाले जहाज़ों से व्यापारी बड़े बड़े ग्रुप्स में, जिनको काफिले कहा गया है, उन जहाज़ों में दूर दूर तक यात्रा करते थे। इनमें बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसके बाद इसी तरह भारत की यात्रा पर आप सबको पता है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पर इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। चीन से जो तीर्थयात्री आए थे उसका नाम है फा सियन। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। आपसे कोई ये पूछे कि विदेशी यात्री जो चीन से आए थे वो किस लिए आए थे, उनका मुख्य मकसद क्या था, तो आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं और ये लिखना है कि कौन कौन से संत और ये तीर्थयात्री भारत में कब आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में हजारों यात्री यात्रा करते थे और इनमें कई साल लग जाया करते थे और इन्होंने जिन देशों को और मठों को देखा उनके बारे में लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। स्वेन सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर आया था और जब ये चीन वापस लौटा तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर लौटा था। स्वेन सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। वो अपने साथ क्या क्या लेके गया था वो देखो भी। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां इकट्ठी की थी। वह इन्हें 200 घोड़ों पर लाद कर ले गया था, पर इनमें 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो ये स्वेन सांग के बारे में बताया गया है कि वो कितनी सामग्री यहाँ से ले गया और उसका बाकी जो जीवन था उसने, क्योंकि ये हमारी पांडुलिपियाँ थी संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी और उसने इनको समझने के लिए संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया बाकी जीवन। अब नालंदा विश्वविद्यालय जो कि हमारा भारत का शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक था उसके बारे में पढ़ते हैं। स्वेन सांग और अनेक तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो कि बिहार में है का अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, टॉपिक चलते रहते हैं जिस पर सभी विद्वान लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिसमें युवा और वर्ग दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, यानी कोई जो अलग बाहर वाला
आता है नया गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में, तो उससे गेट पर ही द्वारपाल जो गेट पर खड़ा रहता है, पर्सन पूछता है। अगर वो पर्सन का आंसर दे देता है तो उसको अंदर भेज दिया जाता है, और नहीं देता तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।